नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए स्वर्णलता का 9वां अध्याय। स्वर्णलता उपन्यास के बारे में और इसकी समस्त पार्ट्स अगर आप पार्ट्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे ब्लॉग पे जाकर के देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्वर्णलता का 9वां अध्याय। दाएं हाथ में झकमक माजा हुआ तांबे का एक लोटा, बाएं कंधे पर गमछे में बंधी भीगे कपड़े की पोटली, पीछे पीछे 6 साल की लड़की काशी मित्र घाट के निकट एक 2 तल्ले मकान के सामने जाकर खड़ी हुई मुक्तकेशी उस बच्ची से कहा, अरे जरा दरवाजे को ठेल तो मैं ना छूऊंगी। मुक्तकेशी किसी के यहाँ के बाहरी किवाड़ को हाथ नहीं लगाती, क्योंकि उन किवाड़ों पर धागड़ों के झाड़ की धूल उड़ उड़कर पड़ती है और किसी को इसका ध्यान रहे ना रहे, मुक्तकेशी को अवश्य रहता है। उस बच्चे ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और गिरते गिरते बच गई। किवाड़ सिर्फ भड़काया हुआ था। मुक्तकेशी भीतर गई, आवाज दी, अरे ओ जग्गू, जग्गू है घर में? जग्गू मुक्तकेशी का भतीजा है और वह पुराना दुतल्ला मुक्तकेशी के भाई का है। बहुत दिन हो गए दिवंगत हुए। उनकी विधवा भाभी श्यामा सुंदरी है। जग्गू के बदले उन्हीं की आवाज मिली ननद का गला सुनकर, और दिन की तरह वह दौड़ी नहीं आई। जाने कहाँ से जवाब दिया, अरे रहेगा नहीं तो किस भाड़ में जाएगा, मंदिर में बैठा चंदन लगा रहा होगा। गंगा नहाकर लौटते हुए भतीजे के यहाँ एक बार जरूर आ जाती है मुक्तकेशी। भाभी हंसती हुई आगवानी करती है, और आज दूर से आती हुई सी है वंशी ध्वनि क्यों? लगा आवाज मानो बंद कमरे से आ रही है। मुक्तकेशी ने कहा, अरे तुम बोल कहाँ से रही हो बहू? अरे यहाँ यम के दक्षिण दरवाजे से, दई मारे छोरे ने बाहर से सांकल चढ़ा दी है। हाय राम, सो क्या? मुक्तकेशी आगे बढ़ी। पीछे की लड़की हटाती ही करके हंस पड़ी, मामी दादी को कमरे में बंद कर दिया है। मुक्तकेशी के होठों पर भी हंसी फूट गई, मगर उसे छिपाकर डांट उठी, मरण हंसकर मरी जा रही है। उसके बाद सांकल खोल दी। रसोई में बैठी तरकारी कूट रही थी श्यामा सुंदरी। मुक्तकेशी के भीतर जाते ही हंसिए को हटाकर खड़ी हो गई। वह बच्ची फिर एक बार हंस पड़ी और पहनावे की बीबी पागल साड़ी का आंचल मुंह पर रखकर बोली, मामी दादी ने शरारत की थी क्या, तभी ताऊजी ने इन्हें सजा दी? इस हंसी के जवाब में श्यामा सुंदरी हंसी ने खींच स्वर में बोली, शरारत क्यों करने लगी? जन्म जन्म से महापातक किया था, उसी का दंड भोग रही हूँ। मुक्तकेशी नीचे ही बैठ गई, बोली, हुआ क्या? अरे होगा क्या, यह तो यमराज को ही पता है। आज शायद अदालत में मुकदमे की तारीख है, इसलिए मेरे मातृभक्त बेटे माँ का पदादोक पीकर जाएंगे। मामले के बारे में मुक्तकेशी को कुछ कुछ मालूम है। गांव की जगह जायदाद के लिए जग्गू ने मां पर नालिश कर दी है। जगह जमीन बागीचा पोखरा खासा कुछ है, सब सगे संबंधी खा रहे हैं। इसलिए श्यामा सुंदरी ने अपने देवर जेठ को कड़े शब्दों में कहा था कि यह जबरदस्ती दखल से बाज आकर मेरे हिस्से के रुपए गिन दो। जग्गू ने मां पर आंखें रंगाई, कहा, मैं कहता हूँ हक किसका है, तुम्हारा कि मेरा? वह जायदाद मेरे दादा की है, तुम्हारे दादा की तो नहीं। तुम पराए घर की बेटी हो, उड़कर आई और जुड़कर बैठ गई। तुम स्वर्गीय रामनाथ मुखर्जी के घर से उनके वंशधर को बेदखल करने वाली कौन होती हो? मुक्तकेशी को यह मालूम है, पर कमरे में बंद करने की बात रहस्यजनक है, इसलिए मुस्कुराकर बोली, माँ से मुकदमा लड़ेगा और माँ का पैर चरण छूकर जीतने जाएगा? खूब, मगर यह सांकल लगाना क्या हुआ? श्याम सुंदरी ने जवाब दिया। उससे पहले कि पीछे से ही जग्गू बोल उठा, खिजड़ाए में कहा, सांकल क्यों बताए? यह निकषा बुड्ढी खुद ही बताए। सांकल क्यों लगाई? घड़ी भर पूजा को भर बैठा हूँ और ननद से बेटे की शिकायत शुरू कर दी। जग्गू ने कुछ हिकारत का भाव दिखाया। पहनावे में साफ पीली सी एक छोटी धोती, लोमस छाती पर रुद्राक्ष की माला, कपाल पर रक्त चंदन का टीका। फुआ की आवाज सुनकर धीरे से दुतल्ले पर से उतर आया था। श्यामा सुंदरी ने मुंह बिदकाकर कहा, सुन लो ननद जी, नदिया के चांद, अपने भतीजे का वचन सुन लो जरा। अरे अभागा, औरत से तेरी चुगली खाऊं, मेरी जीभ इतनी सस्ती तो नहीं। सुन लो फुआ, सुनती जाओ, जग्गू ने ऊंचे स्वर में कहा। देख लो उसके पेट में कितनी शैतानी भरी है, और क्यों ना हो, अपने नाना जी कैसे घाघते, उनका नाम लो तो हंडी ना फूट जाए। आखिर उन्हीं की बेटी है ना। इसे पता चला कि आज मुकदमे की तारीख है, बस पैर छिपाकर बैठ गई। कारण कहीं जोर जबरदस्ती पादोदक ना ले लूं।
मैं भी बाबा एक ही बदमाश लगा दी किवाड़ की सांकल, आखिर बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। फिर देखता हूँ पाँव कैसे छिपाए रखती है। पूजा करके दरवाजे के पास ही चौखट पर पानी डालकर ताक में बैठा रहता। सांकल खोलने पर जैसे ही निकलेगी पानी पर तो पाँव पड़ेगा ही, वही पानी चाट जाता। और अपनी अक्लमंदी पर जग्गू हो हंस पड़ा। श्यामा सुंदरी आग बबूला हो गई। हाय रे मेरे मातृभक्त बेटे, 24 घंटे माँ का गला रेत रहे हैं। माँ के नाम मुकदमा ठोक दिया है और तुर्रा यह कि माँ का चरणामृत पियेंगे। जूता मारकर गैया दान। समर्थन की आशा से श्याम सुंदरी ने ननद की और ताका, लेकिन मुक्तकेशी ने भाभी के बात का समर्थन नहीं किया। असंतुष्ट होकर बोली, सो जो कहो रानी, बात तुम्हारी गैर वाजिब है। पति के मरते समय तुमने यदि उनका कान फूंककर अपने बेटे के पेट को अंगूठा दिखाकर सब कुछ अपने नाम से लिखवा लिया हो तो वह अपना हक क्यों छोड़ेगा? यह तो वाजिब दावा है, किंतु बेटे की मातृभक्ति में तो कोई त्रुटि नहीं है। श्यामा सुंदरी यद्यपि सदा ननद की खातिर करती है, लेकिन सब इस समय इतना असहनीय नहीं सह सकती। वह तेजी के साथ बोली, वैसी मातृभक्ति के मुंह में आग, वैसे लड़के का मुंह देखने से नर्क देखना होता है। मैं पूछती हूँ ननद जी, सर्वस्व अपने नाम लिखा ना लूँ तो क्या उस आवारा फुकेत बावरा गंजेड़ी को देकर खो गंवा बैठूं? उसके हाथों होता तो तुम इस घर में आकर खड़ी भी हो पाती। एक एक ईंट बेचकर गांजा नहीं पी गया होता और उसके गंजेड़ी गुरु की सेवा में समर्पित नहीं हो जाता। उदारता है कितनी, कहता है अपने सगे लोग लूट खसोट कर खा रहे हैं तो खाएं, उनके दादा की संपत्ति है, फिर तो खुद को हाथ में माला लेकर भीख मांगनी पड़ेगी। श्यामा सुंदरी ने जरा सांस ली। मुक्तकेशी किंतु ऐसी विभाषिका की आशंका से भी नर्म नहीं पड़ी। जोर गले से कहा, सो होता तो होता, उसके बाप की संपत्ति है, वह फूकता। किसी और के बाप की जायदाद में तो दखल देने नहीं जाता। नशा भांग भला कौन मर्द बच्चा नहीं करता, इसलिए क्या वह अपना हक नहीं पाएगा? हाँ तुम ही कहो फुआ। अपनी छाती थपथपाकर जग्गू मिट हंसा। श्यामा सुंदरी ने खिजलाकर कहा, भतीजे की तरफदारी करके खूब तो कह रही हो ननद जी। मैं अगर उसकी मुट्ठी में आ जाऊं तो कल को आंचल फैलाकर मुझे भीख मांगने की नौबत नहीं आएगी। मेरे पेट के क्या 5 हैं कि यह नहीं खिलाएगा तो वह खिलाएगा? यह तो कहो कि मैं धरती माता जैसी सहनशील हूँ, उसकी सह रही हूँ। दूसरी माँ होती तो उसके मुँह में आग झोंक कर चली जाती। यह नहीं कि मुक्तकेशी भाभी को मानती नहीं है। समय असमय में भाभी बहुत करती है उनका, फिर भी उनकी हिमायत ना कर सकी। कहा, आग तुम्हारी बुद्धि में ही झोंकनी चाहिए भाभी। मामला मुकदमा तो बाहर का काम है, बाप बेटे में होता है, भाई भाई में होता है और तुम जैसी गुणवंती माँ के साथ होता है। लेकिन इसके चलते क्या कोई धर्म अधर्म छोड़ देगा? माँ बेटे में लाठा लाठी हुई तो क्या तुम्हारे मरने पर वह हविश नहीं करेगा या कि सिर नहीं गुड़वाएगा? जग्गू अब तक कमर के दोनों तरफ हाथ रखकर वीर की अदा से खड़ा था। अब वह परम संतोष के सुर में बोल उठा, लो ज्ञानवान की सुन लो बात। जानती हो फुआ, यही इतनी सी बात से इस निकषा बुढ़िया को नहीं समझा सका। कहा जाता है स्वर्गादपि गरियसी। तुम ज्ञानी हो, समझ बूझ वाली हो, तुमसे कहने सुनने में सुख है। श्यामा सुंदरी ने ताना देकर कहा, सुख क्यों ना हो भला, गोदी में खींच लो तो सभी ज्ञानवान। अच्छा तुम्हारे बेटे ऐसे होते तो तुम क्या करती? तुम्हारे भाग्य से तो वे अच्छे हैं, इसलिए मेरा हाल तो ऐसा है, एक व्यंजन वह भी जहरीला। भाग्य से नहीं बुद्धि से, जग्गू ने कहा। फुआ के लड़के क्या यूं ही अच्छे हैं? कहावत है ना, जैसी माँ वैसा बेटा, सो तुम जैसी हो वैसा ही तुम्हारा पूत। ज्ञान पापी, कहकर मुंह फेर कर श्यामा सुंदरी फिर तरकारी कूटने लगी। मुक्तकेशी आगे बढ़ाई, बोली, लड़का आखिर आवारा क्यों ना हो, उम्र पार कर गई, तुमने ब्याह नहीं कराया। बात सच है, जग्गू के ब्याह की उम्र कब की पार कर गई। मुक्तकेशी के बड़े लड़के सुबोध से भी बड़ा है, लेकिन पात्र के हिसाब से सुपात्र नहीं है, यह तो कहना ही पड़ेगा। पढ़ने लिखने की बला को ताक पर रखकर कैसे तो जाकर गंजेड़ियों में पड़ गया और वह अब एक अवधूत बाबा का चेला भी बन गया है। मुक्तकेशी ने पहले पतवार थामने की बड़ी कोशिश की, परंतु नाव को ठेलकर ले जाने में सफल नहीं हो सकी, जग्गू के ही कारण। फिर भी जब तब इसका दोष भाभी को ही देती है। अभी भी कहा, उम्र वाला लड़का, समय पर शादी ब्याह नहीं होने से। रुको भी ननद जी, यह बात फिर मत बोलो। गुरुजन का सम्मान भूलकर श्यामा सुंदरी झंकार उठी। आज तो यह एक भूत जनकर जल जलकर मर रही हूँ, फिर एक पराई लड़की के नसीब में इमली घोलने के लिए इसका ब्याह करूँ? आखिर पागल तो नहीं हो गई हूँ? बात यह तमादी हो गई है। फिर भी मुक्तकेशी ने असंतुष्ट गले से कहा, यानी तुम ये चाहती हो कि मेरे बाप का वंश लुप्त हो जाए? लुप्त ही तो किया हो जाए तो क्या किया जाए? श्यामा सुंदरी ने कहा, कितने कितने राज बादशाहों के वंश लुप्त हो गए हैं, फिर क्या कहना।
लोगों की गर्दन कट रही है तो अपनी भी कटा ले। तुम करो ना करो, मैं इस बार जग्गू का ब्याह कराऊंगी। सच पूछो तो आज यही कहने के लिए आई हूँ। गंगा तट पर एक बेचारी रो पड़ी, बोली कंवारी बेटी गले में अटकी है, जो भी आता है फांसी लगा लो। दया करके आप यदि दीदी कहीं कोई लड़का ठीक कर दे तो मुझे तुरंत जग्गू का ख्याल हो आया। अभी भी यदि कर करा के ब्याह हो जाए। जग्गू बोल उठा, हुआ की दुर्मति देखो तो जरा। खुद ही तो कहती है मर्द तुम्हारे सभी बेटे बीवियों के गुलाम बन गए, बहुएं कान पकड़कर उठाती बैठाती हैं, तो फिर इस अभागी के लिए कान की मालकिन ले आने की चेष्टा क्यों? मुक्तकेशी ने हंसकर कहा, बात सुन लो इसकी, पहले से ही गुलाम बनाया जाएगा और सब वैसा होगा ही क्यों? तू बीबी के पापोश बनाए रखने का उदाहरण दिखा। दिखाता हूँ, कहने से ही दिखाया जा सकता है। जग्गू ने विचक्षण की भंगिमा से कहा, यही बिल्ली जंगल में जाने से वन बिलाप बन जाती है, समझी फुआ? तिस पर मेरे लहू में मेरे बाप का गुण है। अच्छा, अरे हदभागा पाजी बंदर। श्यामा सुंदरी खिटखिटा उठी, बाग दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से। मेरे बाप को गाली दे रहा है? दई मारा, नर्क में ठाव ना मिलेगी तुझे। नर्क में ठाव छा कौन रहा है? छाती पर और एक थपेड़ा लगाकर जग्गू ने कहा, स्वर्ग में रहते नर्क किस दुख से जाना हो चाहूँगा। मरते समय माँ माँ करके मरूंगा, माता के नाम से तर जाऊंगा। लेकिन हाँ, यह शादी ब्याह की चर्चा तो करना मत फुआ। ब्याह किया नहीं, जहन्नुम में गया। हाँ, बात सही कही। अपनी युक्ति सहसा भूलकर मुक्तकेशी हंसकर बोली, बात सही कही। देखती हूँ बिना पढ़े ही यह छोरा पंडित बन गया है। कहा, ठीक है, मेरे लड़के क्या अब आदमी रह गए हैं? खास करके वह पेवा जो कि सबसे ज़्यादा तेज तर रहा था, भेड़ा बन गया। भेड़ा बहू जब हंगामा करती है हो तो कभी मारने को दौड़ता है, फिर केचुआ सा सिकुड़ जाता है। उससे लाखों बार का इस बहू को झाड़ू मार या दूसरा ब्याह कर ले, वह भी साहस नहीं। बहादुरी दिखाकर एक बार उसे पहुंचाया उसके मैके। हाय राम, वह बाप के साथ बैरंग वापस आ गई। अब की जरा जग्गू गंभीर हुआ, बोला, यह कहना तुम्हारा अन्याय है फुआ। अपनी मजली बहू की नाहक की निंदा करती हो। सुबो ने मुझसे कहा है कि यह बहू मेरी माँ की बजाय और किसी के हाथ में पड़ी होती तो वह धन्य धन्य कहती। मुक्तकेशी मानो हाथ पांव तोड़कर अचानक आसमान से गिर पड़ी। सुबोध? यह बात सुबोध ने कही? क्यों? उस अभागे का रीत चरित्र बिगड़ तो नहीं रहा है? हजरत छोटे भाई की बहू की बड़ाई कर रहे हैं, यानी वह मुँह जली जादू टोना कर रही है। उन्हें क्रोध नहीं आया, बड़े दुख से बोली, रूंधे गए से बोली, अच्छा सुबह नहीं है? कहाँ है? कहता ही तो है, जब तभी कहता है। कहने को जो कह लो फुआ, तुम भी तो सहज माँ की सहज बेटी नहीं हो। जानता तो हूँ अपनी दादी जी को, कैसी निधि थी वह। मुक्तकेशी को अब डर हुआ है, यह ना समझ लड़का क्या बोलते क्या बोल बैठे। वह उठ खड़ी हुई, बोली, दुर्गा दुर्गा, गंगा स्नान करके बैठी मात्र निंदा सुन रही हूँ, चलती हूँ बहू। अरे छोरी चल। हाय राम, गई कहाँ मुझोसी? उधर गई होगी अमरूद तोड़ने के लिए। राक्षसी, अमरूद की तो यम है। अब फिर आब हवा को जरा हल्का करने के ख्याल से श्यामा सुंदरी ने कहा, वह भला कौन छोरी नहीं है? बात वह नहीं है। मुक्तकेशी ने फिर पिछले प्रसंग को उठाया। कहा ना तुमने, जरा मेरी मझली बहू से तो कहो जाकर, सुन लेना, अमरूद खाने से उनके बच्चों का पेट दुखता है। अरे चंपा को साथ लाना, क्या मैंने शौक से बंद किया? माँ लड़ाकिन है, बेटी मेरे पैरों की धूल। दादी जी मैं भी चलूंगी, बावली बन जाती है, पर मेम माँ कहती है गंगा के घाट पर बुढ़ियों के साथ पुरखिन जैसा बोलना सीखेगी और दुनिया भर का जो सो खाकर बीमार पड़ेगी। मैंने कहा, ओ यह बात रखो अपनी बेटी को, सिर फोड़कर अब जान भी दे दे तो मैं नहीं ले जाने की। अब बड़ी बहू को इस छोरी को लाया करती हूँ। जग्गू, यह तुम्हारी निर्दयता है फुआ। सो निर्दयी कह, निर्मम कह, सब सुनना ही पड़ेगा। मुक्तकेशी ने उदास गले से कहा, उस दिन जो बहू ने कहा तो प्रबोध ने क्या उसके लिए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी? उसने क्या यह कहा कि माँ तुम बहू का थोथा मुंह भोया करके मजे में पोतियों को लेकर गंगा नहाने जाया करो, जो जी में आए खरीद कर उन्हें खिलाया करो? तो कहा कि माया ममता? जग्गू अचानक उद्दीप्त गले से बोल उठा, जब ऐसा कह रही हो फुआ तो मैं कहूँगा यह तुम्हारी शिक्षा का दोष है। यह अगर गंवार गोविंद जग्गू होता तो तुम्हारा तो नापकर बहू से 7 हाथ ना कर गड़वाता। माँ पर टैंपों स्वर्गादपि गैरैसी है, मेरी माँ है, जो उसे जो कहूँ करूँ, मगर पराई बेटी बढ़ चढ़कर बोलेगी, शास्त्र में कहा है। रहने भी दे, श्यामा सुंदरी बोली, तेरे मुंह से शास्त्र के वाक्य सुनकर स्वर्ग में ऋषि मुनि लोग अपने गाल मुंह पर थप्पड़ लगाएंगे। सुन लो, देख रही हो ना फुआ, बुढ़िया को मैं क्या फूटी आंख नहीं देख पाता। 10 का धर्म कहा है, कुपुत्र हो सकता है, कुमाता हरगिज नहीं होती, किंतु मेरे भाग्य में उल्टा ही हुआ है। भगवान के राज्य में एक व्यतिक्रम है, परवल की माँ परवलवती, और इस घर का एक व्यतिक्रम है, जग्गू की माँ श्यामा सुंदरी। मातृ नाम के उच्चारण का पाप ना लेना देवता। खैर, बड़े बाप की बेटी को तुम हुक्म तो कर दो फुआ, वहाँ पर श्वेत पत्थर के कटोरे में पानी है, दया करके चरण डुबा दे। जग्गा, फिर
आंखें लाल पीली ना करो माँ जननी। वैसे ही स्वर में जग्गू भी बोला, ज़्यादा जाति की तो टांगे तोड़कर वहीं सुला दूंगा। मुक्तकेशी ने समझौते के सुर में कहा, अरे महज मामूली सी बात के लिए तुम भी हंगामा क्यों कर रही हो बहू, दे दो ना। श्यामा सुंदरी अचानक उठी, तड़बड़ाकर गई और पत्थर के कटोरे के पानी में बाएं पैर का अंगूठा डुबाकर फिर आकर बैठ गई। सावधानी से कटोरे को उठाकर जग्गू ने कहा, बस किला फतेह, अब देखता हूँ रावण जीता है कि निक्षा। इस झगड़े का अंत देखने का समय नहीं था, बेला हो रही थी। मुक्तकेशी ने आवाज दी, टेम्पी, अरे ओ टेम्पी। टेम्पी आई। जग्गू ने उसके हाथ में 4 पैसे थमाकर कहा, खिलौना खरीदना है। यह पैसा क्यों? मुक्तकेशी ने असंतुष्ट स्वर में कहा, रोज रोज पैसा देना, और यह छोरी भी वैसी ही लोभी, हाथ पसारे ही हुए। ले चल, धूप आई, चलती हूँ भाभी। अरे इतनी तरकारी क्यों काट रही हो माँ? बेटा गिने 2 ही तो जन हैं। श्यामा सुंदरी ने झुंझलाहट के साथ कहा, बेटा अकेले ही तो 100 है। 52 भोग किए बिना गौर गले से उतरेगा? मछली खाएगा? 4 टुकड़ा मछली सरसों के साथ पका दी, बस सो नहीं। माँ की निरामिष रसोई भी भक्सूंगा, और इसने तो हाड़ मांस जला खाया। आज तो फिर सम्मन है अदालत का, तुरंत कहेगा लाओ खाना। मेरा तो आग में गिरूं या पानी में, यह हाल। मुक्तकेशी और नहीं रुकी। बाहर धूप आग सी हो गई। 10 ही तो बजे। ऐसी धूप, मुक्तकेशी को लगा पृथ्वी की आबहवा भी शायद बदल गई है। उनकी उम्र में आषाढ़ में ऐसी तेज धूप कभी नहीं देखी थी। रास्ते पर आकर टेम्पी ने जिद की, दादी जी पालकी कर लीजिए ना, चलने को जी नहीं चाहता। जी नहीं चाहता? तमक कर मुक्तकेशी ने कहा, तो आती क्यों है री? गंगा नहाकर आदमी के कंधे पर चढ़ूं? खूब। गंगा घाट की वह मुटकी बुढ़िया रोज पालकी पर नहीं चढ़ती? मुटकी बुढ़िया के नाम से मुक्तकेशी हंस पड़ी, बोली, उस बुढ़िया का सामर्थ्य नहीं है इसलिए चढ़ती है, और पालकी है भी कहाँ, नजर ही तो नहीं आ रही। अब सब जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ उठ जाएगा। पालकी जाएगी, आबरू बड़ों पर भक्ति श्रद्धा जाएगी, धर्म अधर्म पाप पुण्य सब जाएगा, साफ देख रही हूँ। इस सुदेशी के हंगामे में देश जहन्नुम हो जाएगा। अरे साहबों का राजपाट है, तुम लोग उन्हें उखाड़ फेंकना चाहते हो? पूछती हूँ, उन्हें उखाड़ कर करोगे क्या? राज चलाओगे? सुख की दुनिया में स्वेच्छा से आग लगाना? ये बातें पोती के लिए ना थी, यह पालकी के सूत्र से निकल पड़ने वाली उनकी भीतरी उष्मा थी। राह बाट में सदा सुनाती हैं, ये स्वदेशी वाले साहबों के उजाड़ने के ताक में है। बम बना रहे हैं, गोलू बंदूक जुटा रहे हैं। गंगा घाट में यह चर्चा सुन सुनकर उनकी अंतड़ियाँ जल जाती हैं। अजी उनका राजपाट है, तुम लोग छीन लोगे, उनसे पार पाओगे, वामन होकर चांद पर हाथ। हठात स्वदेशी वालों पर क्यों खफा होती क्या जाने, लगता है मानो सहसा ही अपने जीवन की एक बहुत बड़ी फांक उन्हें दिखाई दे गई। कैसी शून्यता! उनका राजपाट तो बिल्कुल बरकरार है, फिर साहबों के राजपाट जाने की चिंता उनका मिजाज गर्म क्यों हो जाता है? गंवार गोविंद जग्गू की माँ पर कोई सूक्ष्म ईर्ष्या बोध हो रहा है। क्यों? मुक्तकेशी के बेटे क्या मातृभक्ति से कम है? इसलिए जग्गू की मातृभक्ति उन्हें ईर्ष्या से पीड़ा दे रही है। मुक्तकेशी के बेटों की मातृभक्ति में कसर कहाँ है? फिर भी इस गहरी शून्यता को वह वृद्धि से युक्ति से भर नहीं पा रही। मुक्तकेशी के ही हृदय में बेटों के लिए ठाव नहीं है। बेटों के हृदय में मुक्तकेशी के लिए ठाव नहीं है। ठाव हो तो फिर भरावट क्यों ना हो, जो भरावट वह अभी अभी श्यामा सुंदरी में देख आई। तो क्या बेटों का ब्याह करना ही बेवकूफ़ी है? पल्ले की कौड़ी पराई को बांट देने जैसी? ए दादी, इतनी तेज क्यों चल रही हो? मैं चल सकती हूँ भला? नहीं चल सकती है तो आती क्यों है? अपनी चाल थोड़ी धीमी करके मुक्तकेशी ने कहा, मैं बुढ़ी चल सकती हूँ और तू जवान छोरी चल नहीं सकती? अरे तेरी उम्र में लोहा तोड़ सकती थी, पता है। बात शायद गलत नहीं थी, बहुत ही तंदुरुस्त थी, अभी भी है। कहावत है ना, मरा हाथी भी 1.25 लाख का। ईख दांत से ही छिलकर खाती है। भीगी दाल और पुस्ता दाना पीसकर अभी भी मजे में हजम करती है। नल में चमड़ा है, इस ख्याल से जब से विधवा हुई है नल का पानी नहीं पीती। रोजाना 2 घड़ा गंगा जल आता है। निष्ठावान है, यह नाम गाम है उनका। मोहल्ले के लोग अदब करते हैं। उन्हें रास्ते में आते देखकर ही लड़के गिल्ली डंडा खेलना बंद कर देते हैं। अंटा खेलते खेलते चौकर खड़े हो जाते हैं। दोबारा चीनी में हड्डी की बुकनी होती है, इसलिए संदेश रसगुल्ला तक नहीं खाती। रात में आचमनी भोजन नहीं करती। अम्बुवाची से कई दिन अशुद्ध बासमती का संस्पर्श छोड़कर गंगा में खड़ी होकर दिन में कई एक बार शहद और डाब का पानी पीती है। ऐसे और भी कठिन कृच्छ साधन की तालिका है चेहरे पर, इसलिए रूखी कठोरता है। मुक्तकेशी के जीवन दर्शन से आज की शून्यता का मेल नहीं। उन्होंने तो प्रेम से भय को ही सदा अधिक महत्व दिया है। सोचा है गृहस्थी में पैरों तले की माटी वही है, तो फिर गंवार जग्गू का माँ पादोदक पीना आज उन्हें बार बार क्यों याद आ रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि श्यामा सुंदरी पत्थर की एक ऊंची वेदी पर बैठी है और मुक्तकेशी नीचे से सिर उठाकर देख रही है। दादी जी पालकी नहीं करोगी?
टेम्पी का लाड़ भरा स्वर गूंजा। मुक्तकेशी एकाएक मुलायम हो गई, मानो बोली, तू पैसा खर्च कराए बिना नहीं मानेगी। कहाँ है पालकी? वह रही। मुक्तकेशी ने देखा, सच ही पेड़ तले पालकी रखे दो कहार बैठे हैं। हाथ के इशारे से उन्हें बुलाया। चढ़ गई उस पर, बोली, जैसी कंजूस है तेरी माँ, पैसा देगी नहीं देगी। चंपा की माँ में और चाहे गुण हो ना हो, यह गुण तो जरूर है। टेम्पी ने मुंह बनाकर कहा, चंपा की माँ के पास तो हरदम पैसा रहता है, मेरी माँ के पास है क्या? माँ को कब से इच्छा है कि कुंजियों की एक रिंग खरीदने की, वह नहीं हो पाता। मुक्तकेशी ने बेपरवाह ढंग से कहा, अरे ना हो पाए तो कसूर किसका? लाख रुपए में ब्राह्मण भिखारी। क्यों, तेरा बाप क्या कुछ कम कमाता है? हाँ, नन्ही नन्ही पोतियों से इस तरह की बातें मुक्तकेशी हमेशा ही कहती हैं। जो कुछ कहना चाहती हैं, जो वक्तव्य होता है, अधिकांश तो उन बच्चों के माध्यम से ही कहती हैं। वह खूब समझती हैं, साफ सामने कहने का हंगामा नहीं करके साफ सीधा कहना ही इसी से हो जाता है, क्योंकि सुनते हैं तो बच्चों माँ के कानों तक पहुँचा देते हैं। वे सब पुरखे पुरखिन की तरह बोलना सीखेंगे। हाय दैया, उसमें क्या आता जाता है। मुक्तकेशी की मेम मझली बहू की तरह और कहेगी कि कौन की गंगा घाट में पुरखिन सी बोलना सीखेगी। किंतु मुक्तकेशी की मझली बहू क्या अब तक उनके यहाँ टिकी हुई है? स्वर्णलता का ससुराल आश्रय उस दिन आंधी में उड़ नहीं गया। उड़ जाने की ही तो बात थी। क्रोध, दुख, अपमान, धिक्कार, बीवी बच्चों का हाथ पकड़कर निकल ही तो जाना चाहिए प्रबोध को, या दुष्चरित्र पत्नी को गर्दनिया देकर घर से निकाल देना चाहिए। लेकिन इनमें से कुछ हुआ नहीं हुआ। स्वर्ण ने फिर से रसोई घर का भार लिया, फिर खाया, फिर सोई और फिर बोली। उसके बाद और भी दो लड़के स्वर्ण के इसी घर के निचले तल्ले के उस ठंडे और सिले हुए कमरे में भूमिष्ठ हुए, जिस कमरे में साल में कम से कम 5 बार नवजात की रुलाई गूंजती है। अदृश्य अंधकार जगत में जो विदेही आत्माएं पृथ्वी की धूप हवा की आकांक्षा लिए लुब्ध होकर भटकती रहती हैं, उनकी मुक्ति का माध्यम तो इन स्वर्णलताओं का ही दल है। चाहकर अनचाहे जिन्हें माँ बनने को मजबूर होना पड़ता है, जिनका निष्फल प्रतिवाद चुपचाप सिर पीटते हुए मरता है, या जो इस घटना को ही स्वामी सुख समझती हैं। आज छोड़ी इस बात को। बात हो रही थी उस दिन की आंधी की, जिस आंधी के दिन स्वर्णलता का उदार हृदय जेठ भी खींचकर कह उठा था, यह नाटक उपन्यास पढ़ना बंद कराना जरूरी है, उसी से सारा अनर्थ घर में आता है। इसलिए प्रबोध ने स्त्री को काली माई की अपनी कसम दी, रात की निश्चिंतता में समझाया था कि उपन्यास पढ़ने में क्या क्या बुराइयां हैं। किंतु बेहया स्वर्ण उस भयंकर घड़ी में भी एक अद्भुत बात बोल उठी। कहा था, ठीक है तो तुम भी एक कसम खाओ। मैं किस लिए कसम खाऊं? मैं क्या चोरी में पकड़ा गया हूं? नहीं, तुम क्यों पकड़े जाओगे? चोरी में तो स्त्रियां ही पकड़ी गई हैं। क्यों, बता सकते हो क्यों? यह क्या बात हुई? इसके सिवाय प्रबोध को उत्तर नहीं जुटा। स्वर्ण ने झट प्रबोध का एक हाथ सोए हुए भानु के सिर से छुआकर कहा, तुम भी कसम खाओ कि अब कभी ताश नहीं खेलोगे। ताश नहीं खेलूंगा मतलब कुछ नहीं, मेरा नशा है किताब पढ़ना, तुम्हारा नशा है ताश खेलना। यदि मुझे छोड़ना पड़े तो तुम भी देखो नशा छोड़ना क्या होता है। बोलो, अब कभी ताश नहीं खेलोगे। प्रबोध के सामने आसन्न रात और बहुतेरी लांछनाओं से जर्जर स्त्री के बारे में कांपते कलेजे का आतंक। कौन कह उठ सकता है कि फिर कौन सा घिनौना कार्य कर बैठे? फिर भी साहस बटोर कर बोल उठा, खूब मूढ़ी मिश्री का एक ही भाव। स्वर्णलता तीखे स्वर में बोल उठी, कौन मूढ़ी है कौन मिश्री, इसका हिसाब किसने किया था और इनकी दर ही किस विधाता ने तय की थी, बता सकते हो? गजब है, इतनी लानत मलामत से भी औरत दबती नहीं, उल्टे कहती है। बल्कि यह सोचो कि शर्म करनी चाहिए तुम लोगों को। लाचार प्रबोध ने कह दिया था, ठीक है बाबा, ठीक है, खाता हूँ कसम, अब कभी नहीं खेलूंगा। यही ना? नहीं खेलूंगा हो गया। खैर, मेरा तो हुआ तुम्हारी प्रतिज्ञा। यह तो कह दिया तुम ताश ना खेलो, तो मैं भी किताब नहीं पढ़ूंगी। मुझसे क्या सो तो नहीं समझा? हुई तो परपुरुष से लगाव की। खबरदार, जबान पर लाना था फिर ये बात। इतना नीच? वाह, खूब, इसी को पतिव्रता सती कहते हैं। सती स्त्रियां? तुम लोगों के हिसाब से मैं सती नहीं हूँ। हुआ? स्वर्ण ने क्रुद्ध स्वर से कहा, याद रखना, बेटे के माथे पर हाथ रखकर कसम खाई है, बाजी रखकर ताश खेलना, यह तो जुआ है। और जुआ खेलने से पाप नहीं होता तुम्हें? या कि पुरुषों के लिए पाप नाम की कोई चीज ही नहीं है? पुरुषों के लिए पाप है कभी भला? प्रबोध ने कहा, महापाप है ब्याह करना। और उसने स्वर्णलता के प्रस्तर कठिन शरीर को बलपूर्वक खींच लिया। उसके बाद रात दिन निकलते गए। नियमानुसार
सवेरे सूरज उगता, सांझ को डूबता मुक्तकेशी गंगा नहाने जाया करती। मुक्तकेशी के लड़के नित्य संध्या समय छुट्टी के दिन भर ताश का अड्डा जमाते। बड़ी बहू छोटी बहू ढेरों पान लगा लगा कर बैठकों में भेजती और बच्चे रह रहकर चिल्लम चढ़ाते। आजकल एक और नया फैशन चल पड़ा है चाय पीने का। चाय के साथ सरंजाम खरीद लिए गए हैं। बड़े समारोह में चाय बना बनाकर ताश के अड्डे में भेजी जाती है। यथारीति सब चल रहा है, मगर परंतु मुक्तकेशी का मझला लड़का, वह ताश के अड्डे पर बैठता है, उसका चरित्र क्या कहता है।